दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस कॉर्पोरेट न्यूज़ के अंदर। तो दोस्तों जो पहली बार इस कॉर्पोरेट न्यूज़ को सुन रहे हैं, ये कॉर्पोरेट न्यूज़ क्या है? ये एक प्रयास है आपके ज्ञान में, आपके नॉलेज में वृद्धि करने का। आपको मेजर इवेंट्स जो कि कॉर्पोरेट लेवल पे हो रहे हैं, जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं, जो कि स्टॉक प्राइसेस से रिलेटेड हैं, उन सब के इवेंट के बारे में बताने का और आपके ओवरऑल ज्ञान में वृद्धि करने का एक प्रयास है। इससे पहले कि हम आज की कॉर्पोरेट न्यूज़ को शुरू करें, एक ज़रूरी सूचना वो ये कि अगर आप भी शेयर मार्केट से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट से पहले क्या क्या चीज़ें देखी जानी चाहिए, ये चीज़ें जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए हमारे ज्वाइन सेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल के, जिसमें आप हमारी मेंबरशिप में ज्वाइन कर लेंगे। और मेंबरशिप में ज्वाइन करने के बाद आपको काफ़ी नॉलेज मिलना शुरू हो जाएगी कि हाँ जी, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से पहले क्या क्या चीज़ें देखी जानी चाहिए, किसी भी शेयर के अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देखे जाने चाहिए। अगेन द सोल पर्पस इज टू इंक्रीज योर नॉलेज। कोई बाइंग सेलिंग बिड नहीं होती, कुछ भी बाइंग सेलिंग कोई टारगेट वगैरह का डिस्कशन नहीं। द ओनली पर्पस इज टू इंक्रीज योर नॉलेज, ताकि कल को आगे चलकर जब आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनने का प्रयास करें तो आपको पता हो कि क्या क्या चीज़ें देखी जानी चाहिए। ठीक है जी, चलिए। और यहाँ पर सब आपको चीज़ों का प्रैक्टिकल ज्ञान डिस्कस किया जाता है, तो अगर आप इसके मेंबर बनना चाहते हैं तो ज्वाइन पे क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल आज की हम कॉर्पोरेट न्यूज़ को डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो हमारी सबसे पहली कॉर्पोरेट न्यूज़ जो आज की है वो जेन स्ट्रीट को लेकर है। आप जानते हैं कि रिसेंटली सेबी ने जेन स्ट्रीट के ऊपर एक्शन लिया और 4000 करोड़ के करीब इनका जब्त कर लिया। पूरा जो स्कैम हुआ था वो अराउंड 35,000 करोड़ का था, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी क्लिपिंग बनाई भी हुई है। बट फिलहाल अभी हुआ क्या कि एक एनालिसिस करके बताया गया है कि 4 स्टॉक्स को उसको सबसे बड़ा नुकसान हुआ। 4 स्टॉक्स कौन कौन से हैं जिनको सबसे बड़ा नुकसान हुआ? BSE, CDSL, नोवामा वेल्थ और एंजल ब्रोकिंग। अब ऐसा किस लिए? वो इसलिए क्योंकि BSE की एक बहुत भारी इनकम इससे प्रभावित हुई है। तो जिसने ये प्रभाव क्या पड़ा है कि BSE अभी जब मैं ये बना रहा हूँ ना तो कॉर्पोरेट न्यूज़, तो इसके बाद मैं एक BSE के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाने वाला हूँ, जहाँ पे BSE के ऊपर ही डिस्कशन करने वाला हूँ कि BSE का स्टॉक लगातार क्यों गिर रहा है, उसका रीज़न क्या है। रीज़न ये है BSE के मेनली स्टॉक गिरने का, क्योंकि अभी सेबी ने और भी कुछ एंटिटीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है तो BSE का एक अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो डेरिवेटिव मार्केट से आता है। और क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट से आता है और वो डेरिवेटिव में ट्रेडिंग काफ़ी हद तक रुक गई है अब, तो इसलिए BSE की इनकम प्रभावित हो रही है, जिसलिए BSE का शेयर लगातार गिर रहा है। तो फिलहाल 12,000 करोड़ के मार्केट वैल्यूएशन का लॉस 4 कंपनियों को हुआ है, जिन 4 कंपनियों को मैंने आपसे बात की। उसके बाद अगली न्यूज़ भी जेन स्ट्रीट को लेकर ही है, जिसमें सेबी ने कहा है कि वो मिलेनियम और साइटाडेल ट्रेड्स, ये दोनों भी विदेशी फंड्स हैं और ये भी भारत के मार्केट में डेरिवेटिव्स का ट्रेड करते हैं। तो सेबी अब इनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रही है, जिसका प्रभाव अगेन मैंने जैसे बताया BSE CDSL के ऊपर पड़ रहा है आजकल। ठीक है जी, चलिए जी। अगली न्यूज़ जो हमारी आज की डेट में लेकर है वो है सुज़लॉन को लेकर। सुज़लॉन ने क्या किया है रिसेंटली, अपनी सुज़लॉन एनर्जी ने इसकी एक 100% या फिर होली ओन सब्सिडरी कंपनी हुआ करती थी, उसको अपने में मर्ज कर लिया है। अब आप यहाँ पर एनालाइज करके सोचिएगा कि इससे कंपनी के शेयर के प्राइस पे क्या प्रभाव पड़ना चाहिए। द आंसर इज कोई भी इमीडिएट प्रभाव इससे इस न्यूज़ से नहीं बनता, क्योंकि आपकी वैसे ही होली ओन सब्सिडरी थी, तो आपने उसे अपनी बैलेंस शीट के अंदर मर्ज कर लिया। और ऐसा करने से पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल चाहिए होती है, वो स्टॉक एक्सचेंज से इन्होंने अप्रूवल भी ले ली है। अब कुछ और भी कंपनी को अप्रूवल चाहिए होंगी, जैसे कि सेक्शन 233 के अंदर कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए होगी और या फिर ट्राइब्यूनल से अप्रूवल चाहिए होगी, वो भी एक फॉर्मेलिटी है, वो भी आराम से कंपनी को यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर अब मैंने कहा शेयर में कोई खास फर्क नहीं पड़ता इन न्यूज़ से, उसका रीज़न समझिएगा। रीज़न बीइंग कि वैसे भी आपकी होली ओन सब्सिडरी कंपनी आपकी बुक्स में अलग से आई रही थी, मतलब सारा आप उसको अपनी वैसे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में उसका सारे का सारा ट्रीटमेंट शो कर ही रहे थे। बट इससे केवल एक फ़ायदा होता है, जब भी होली ओन सब्सिडरी कंपनी को आप मर्ज करते हो तो कॉर्पोरेट लेवल पे देखा जाए तो कॉर्पोरेट की जो हेडेक होती है 2 कंपनीज़ को मैनेज करने की, 2 कंपनीज़ के कंप्लाइंसेस को पूरा करने की, वो हेडेक थोड़ी सी कम हो जाती है। तो कंप्लाइंसेस के खर्चे थोड़े से कम हो जाते हैं, बट इमीडिएटली शेयर पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं होता। बट मैनेजमेंट की सिरदर्दी
हमदर्दी थोड़ी सी कम हो जाती है। बस ये बेनिफिट सुजलॉन को मिला है। तो एक अच्छी सी पॉजिटिव न्यूज़ कही जाएगी कि मैनेजमेंट ने एक पॉजिटिव स्टेप्स लिया है। मतलब एक अच्छी खबर है कि कंप्लायंसेस के ऊपर कम ध्यान देना पड़ेगा, अभी ने कानून के पालनों के ऊपर कम ध्यान देना पड़ेगा। फिलहाल अगली न्यूज़ के ऊपर आते हैं। अगली न्यूज़ है हमारे पास डेलॉयट को लेकर। देखो जी, कंपनी NBFC डूबी थी और कुछ साल पहले नाम था जिसका IL&FS, इंडियन लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी थी है, और 90,000 करोड़ का डिफॉल्ट हुआ था। अब जब IL&FS डूबी तो इस कंपनी के ऑडिटर हुआ करते थे डेलॉयट, ठीक है। फिर भारत की एक एजेंसी है जिसका नाम है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, SFIO, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की और उसके अंदर डेलॉयट का नाम नहीं लिखा। ऑडिटर होने के बावजूद भी डेलॉयट को ये चीज़ें पकड़ लेनी चाहिए थी, परंतु SFIO की रिपोर्ट में क्लीन चिट मिलने के कारण डेलॉयट बच निकले। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की गई और डेलॉयट को उसमें इंक्लूड कर दिया कि भाई डेलॉयट भी रिस्पॉन्सिबल है। अब NCLT ने क्या किया, जिसके पास ये पिटीशन गई, उन्होंने कहा हाँ जी डेलॉयट को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। अब डेलॉयट ने इस इंक्लूजन के खिलाफ एप्लीकेशन फाइल की हायर कोर्ट में कि सर हमें कैसे इंक्लूड कर दिया जा रहा है। जब SFIO की रिपोर्ट में हमें क्लीन चिट दी गई थी, उसके बाद SFIO की ही एक और रिपोर्ट बनी, उसमें हमारे को आरोपी बनाया गया, मतलब हमारा नाम उसमें डाला गया है। तो फिर जब पहले नहीं डाला गया, अब डाला गया है, तो आपने सीधा इंक्लूड तो करवा लिया, बट हमारा पक्ष रखा जाना चाहिए, हमारा पक्ष सुना जाना चाहिए और हमारे को अपॉर्चुनिटी पूरी दी जानी चाहिए अपना पक्ष रखने की। उसके बिना आप हमारा नाम कैसे इंक्लूड कर सकते हो? देखो जी मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊं तो मुझे लगता है डेलॉयट का नाम तो आना चाहिए था बीइंग एन ऑडिटर ऑफ द एंटिटी, बट फिलहाल डेलॉयट का नाम SFIO ने इंक्लूड नहीं किया। अब SFIO ने नहीं किया तो फिर NCLT ने जो जजमेंट दिया है, NCLT यानी कि NCLT के ऊपर जो एपिलेट ट्रिब्यूनल है, उन्होंने जो जजमेंट लिया है, उन्होंने कहा है जी डेलॉयट बिल्कुल सही कह रहा है। जब तक डेलॉयट को हम पूरा सुनवाई का मौका नहीं देंगे, जब हम कहेंगे कोर्ट अप्रूवल देगा, केवल तभी डेलॉयट का नाम अब इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर इंक्लूड होगा, उसको कोई आरोपी बनाया जाएगा, अदरवाइज डेलॉयट के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। कोर्ट का जजमेंट है, हम सबको सम्मान करना चाहिए। हमारे पर्सनल व्यू गए तेल लेने, समझ गए? तो इसका मतलब डेलॉयट को एक बहुत बड़ा फायदा मिल गया है, क्योंकि NCLT ने कह दिया है कि पहले हम सुनवाई करेंगे तब जाके डेलॉयट के बारे में डिसाइड करेंगे। यानी कि अब कई महीने और साल तक गेम पलट गई और आगे चली गई। चलो जी, अब अगली एक न्यूज़ आती है धमाकेदार, वो है JP एसोसिएट को लेकर। JP एसोसिएट जिसने कई बैंकों से लोन लिया और आज उन कई बैंकों का लगभग 57,000 करोड़ का डिफ़ॉल्ट ये कंपनी करके चल रही है JP एसोसिएट। अब इनके पास हालांकि एसेट्स बेस बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल दिल्ली के पास यमुना एक्सप्रेसवे है और वहाँ पर जो टोल से रेवेन्यू आती है वो कंपनी की होती थी। फिर उसके बाद इनका सीमेंट प्लांट है जिससे अच्छी खासी रेवेन्यू बनती थी कंपनी की, बट कंपनी क्योंकि कंपनी ने नेताओं को इतना खिलाया और कंस्ट्रक्शन वगैरह में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना खिलाया, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इतना खिलाया, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ को, डोंट वांट टू नेम एनीवन, कि इस चक्कर में कंपनी और फिर भ्रष्टाचार तो किया ही किया, टॉप मैनेजमेंट भ्रष्टाचार ही था पूरा का पूरा, कि कंपनी चली गई इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में। डिफरेंट बैंकों का 57,000 करोड़ जो है वो पेंडिंग था। अब जब कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाती है तो इंसॉल्वेंसी के अंदर फिर कंपनी को रिवाइवल की कोशिश की जाती है और लोगों से बिड इनवाइट की जाती है कि बताइए क्या कोई इस कंपनी को टेक ओवर करना चाहता है। तो फिर अब इस कंपनी के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि अदानी ग्रुप ने यहाँ पर बिड सबमिट की है। बिड एक डालमिया भारत ने भी भरी थी, बट अदानी ग्रुप ने अब बिड सबमिट की है 12,600 करोड़ वो देने को तैयार हैं, यानी कि 57,000 करोड़ के बदले में। अब सवाल उठा कि सर बैंकर्स या क्रेडिटर्स जिनका 57,000 करोड़ उन्होंने लेना है वो क्यों 12,000 करोड़ लेंगे? देखो दो रीज़न है। पहला, इस 57,000 करोड़ में से मान के चलना लगभग 20-25 हज़ार करोड़ तो केवल इंटरेस्ट का एलिमेंट होगा, पहली बात। और दूसरी बात, अगर ये कंपनी लिक्विडेशन में चली गई तो क्या आपको 12,000 करोड़ भी मिल पाएंगे? मुझे मुश्किल लगता है एसेट्स को बेचकर, क्योंकि काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं अब एसेट्स। तो बैंकों को बस ये कॉल लेनी है कि भैया क्या कंपनी के एसेट्स को बेचकर उन्हें 12,600 करोड़ मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन ये है कि उन्हें ये बिड, जो भी हाईएस्ट बिड है, क्योंकि और भी कई बिडर आए हैं, फॉर एग्जाम्पल अदानी तो आया है, साथ में डालमिया भारत और वेदांता और जिंदल पावर एंड PNC इन्फ्राटेक ने भी अपनी बिड सबमिट की है।
मुझे लगता है ज़्यादा चांसेस अदानी के हैं, क्योंकि अदानी की बिड सबसे स्ट्रॉन्ग बिड होनी चाहिए और क्रेडिटर भी अदानी के लिए ही जाना पसंद करेंगे। बट फिर भी जो मेन कंपटीशन होगा वो अदानी और डालमिया भारत के बीच में होना चाहिए। अब देखने वाली बात है कि दोनों में से जीतता कौन है। बट जो भी हो, मुझे लगता है कि क्रेडिटर इस बिड को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि एटलीस्ट इससे कंपनी चलना शुरू हो जाएगी, और चलना तो शुरू होगी साथ में क्रेडिटर्स को भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल वो कंपनी में इक्विटी ले सकते हैं थोड़ी बहुत, और पैसा तो उन्हें वापस मिल ही रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट आप जेपी एसोसिएट के शेयर में तभी देख रहे होंगे लगातार 5-5% के अपर सर्किट में चल रहा है, और खरीदना पॉसिबल ही नहीं है ऐसे शेयर को। क्यों? क्योंकि भाई साहब जरा सा मॉर्निंग में खुलते ही अपर सर्किट में शेयर चला जाता है, मतलब जिन्होंने थोड़ा बहुत बेचना हो वो बेच के निकल जाते हैं। तो इसलिए ऐसे शेयरों में मतलब बहुत रिस्की शेयर होते हैं, मगर फिलहाल अपर सर्किट में ही डील कर रहा है ये शेयर। फिलहाल ये सारी थी मेरे पास आज की कॉर्पोरेट न्यूज़। अब आज एक जियोपॉलिटिकल न्यूज़ भी आई है, अभी थोड़ी देर पहले ही बनी है। वो क्या है? जर्मनी और चाइना के बीच में पंगे को लेकर। अब पंगा क्या पड़ा है? पंगा ये है कि मुझे लगता है कि संसार जिस हालात से चल रहा है ना, तो कोई पंडित जी या ज्योतिषी से पूरे संसार की एक बार ना जन्मपत्री चेक करवाई लेनी चाहिए। भाई कभी यहाँ पंगा, कभी वहाँ पंगा, कभी कहीं युद्ध, कभी कहीं युद्ध। अब हुआ क्या कि लाल सागर है, इसे रेड सी कहते हैं। अब रेड सी के अंदर यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका मिलकर अपने टोही विमान चलाते रहते हैं और चाइना की एक्टिविटी पे नज़र रखते हैं। अब नेटो कंट्रीज़ के जहाज उड़ते रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया भी ये काम करता रहता है। अब हुआ क्या, आज जर्मनी जब अपना कोई प्लेन उड़ा रहा था तो चाइना ने उसके ऊपर बीम मार दी, लेज़र बीम, अब जिससे जहाज ख़त्म भी हो सकता था, बट फिलहाल बच गया। तो अब जर्मनी और चाइना में एक पंगा हो गया। जर्मनी ने कहा है कि तूने ऐसा क्यों किया। चाइना का भी कहना है जाना ये हमारा है। मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि चाइना का है क्या क्या। भाई चाइना ने क्या क्या समझ रखा है? पूरा साउथ चाइना सी उसका है। अभी तो वो शुक्र है हिंद महासागर नहीं मांग रहा, मगर वो भी धीरे धीरे मांगना शुरू करेगा, पक्की बात है। तो इसकी पिटाई तो होना लाजमी है, बट कौन करेगा ये देखने वाली बनती है। बट फिलहाल जर्मनी और चाइना ने एक दूसरे के ऊपर एक्यूजेशन शुरू कर दिया है। चाइना कहता है ये एरिया मेरा है पूरे का पूरा, आप यहाँ पर नज़र नहीं आने चाहिए। वो कहते हैं एरिया तेरे पिताजी का नहीं है, हम तो इसमें आएंगे ही आएंगे। फिलहाल एक पंगा हो गया है एक और। अब ज़्यादा आगे बढ़ने की तो चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, बट ठीक है, एक दूसरे को 2-4 गालियाँ दे के चुप हो जाएंगे, ये चांसेस इसके ज़्यादा है। चलिए जी, तो हम आपसे मिलते रहेंगे ऐसे ही कॉर्पोरेट न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।